तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आज हम अपना यूट्यूब चैनल शिवराज मल्होत्रा ऑफिशियल पे। तो हम आज पढ़ेंगे, कल पढ़े थे हम, पिछले वीडियो में आपको बता दिया गया था इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 और आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 2, चैप्टर 2 का पार्ट 2। जो भी यहाँ पे प्रश्न है, कोई भी आलतू फालतू प्रश्न को नहीं लिया गया है, जो VVI प्रश्न है उसको ही लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समझिएगा। पहला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम आय की गणना किसने की थी और कब किया था। भारत में सर्वप्रथम आय की गणना किसने की थी और कब किया गया था। तो भारत में सर्वप्रथम आय की गणना दादाभाई नौरोजी ने किए थे और 1868 ईस्वी में किए थे। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादाभाई नौरोजी द्वारा किया गया था और सन 1868 ईस्वी में किया गया था। सन 1868 ईस्वी में किया गया था। तो बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस सिद्धांत पे आधारित है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्थान द्वारा होती है। तो समझिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा होती है। यह ऑब्जेक्टिव के लिए VVI है, पूछता जाता है। तो किसके लिए है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा होती है। अब यहां से आपको जब भी पूछेगा तो 5 नंबर का प्रश्न पूछेगा। जब भी पूछेगा तो कौन नंबर का प्रश्न पूछेगा? तो 5 नंबर का प्रश्न पूछेगा। तो समझिएगा, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। पहला कठिनाई क्या होता है कि आंकड़ों के एकत्र करने में कठिनाई। पहला कठिनाई क्या है? आंकड़ों के एकत्र करने में कठिनाई। देखिए, पूरे देश में हम आय को हम उत्पादन के रूप या उसके आधार के आय के रूप में आंकते हैं और इसी आंकड़े को एकत्र करने में जो कठिनाइयां होती है, यदि सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हो रहे हैं तो राष्ट्र के विकास की सही स्थिति नहीं हो पाती है। देखिए, सही आंकड़े कहने का मतलब है कि सही आंकड़ों का जांच कैसे नहीं हो पाता है कि देश में कितना आएगा। किसी भी आप कपड़ा अगर लेने जाते हैं तो वो अगर कपड़ा लेने जाते हैं मॉल में, तो 500 रुपया का शर्ट है, वो 1000 रुपया उस शर्ट पे स्टिकर मार के, खुद से स्टिकर मार के बेच रहा है। तो सरकार को तो उनको लग रहा है कि 500 रुपये का सामान है, 500 में बिका होगा। लेकिन आप गए मार्केट में और 1000 रुपया आपको बोला गया, आप कम बेसी कराएं कि नहीं सर इतना नहीं देंगे, तो कितना दीजिएगा? तो 700 देंगे। आप 700 में उसको लेके खुशी खुशी आ गए कि हम तो दुकानदार से बहुत कम करा लिए। तो अगर आप कम करा लिए, इसका मतलब आप उनके सरकार के पूंजी से भी 500 रुपया है और आप 700 रुपया दे के आते हैं। ऐसे अक्सर ये सब, अगर 1000 का शर्ट है उसमें से 200-300 रुपया अगर लड़की कम करा लेती है तो पूरा घर में हल्ला करेगी कि हम 200-300 रुपया कम करा लिए, जैसे कि बहुत बड़ा तीर मार दिया। लेकिन यहाँ पे हम भी जाते हैं, हमको से भी मोल जोल होता है। तो इससे क्या होता है? आंकड़े सही मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो पहली समस्या क्या है? आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई। दूसरी बात है दोहरी गणना की संभावना। दोहरी गणना की संभावना कहने का मतलब, अगर आप एक परिवार में रहते हैं, आपके परिवार में इतने सदस्य हैं, 6 कमाने वाले सदस्य हैं, और एक ही सदस्य से आपके ही परिवार के बारे में 2 बार पूछ लिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? दोहरी गणना की संभावना। उसे क्या कहता है? दोहरी गणना की संभावना। तो समझिएगा, पूरे राष्ट्र के लोग उत्पादन अथवा आय के आंकड़ों को एकत्र करना सहज नहीं होता है। कभी कभी एक ही आय अथवा उत्पादन के 2 जगह पर अंकित कर दिया जाता है, जिस कारण से वास्तविक आय अधिक दिखने लगता है। अब बताइए, वास्तविक आय अधिक नहीं दिखने लगेगा? बताइए, आपके घर में आपसे भी पूछा गया, आपके पापा से भी पूछा गया और आपके चचा से भी पूछा चला गया, और दोनों मैंने बताया कि हम इतना कमाते हैं, तो क्या आय 2 बार गिनती नहीं हो गया? अगर दोनों 2-2 रुपए कमा रहे हैं तो 4 रुपए। लेकिन उस घर में पूरा इनकम क्या है? उस घर की पूरी इनकम क्या? पूरी इनकम 2 रुपया है, और उस घर के 2 मेंबर से एक ही बात को बार पूछा गया, तो उस घर की इनकम तो 4 रुपया बता दिएगा। तो ये गलत है या सही है? तो दोहरी गणना की संभावना, एक ही चीज को 2 बार एकत्रित कर लेना क्या कराएगा? दोहरी गणना की संभावना। अब आगे बढ़िए। मूल्य को मापने में कठिनाई।
देखिए बाजार में हम अक्सर देखते हैं कि एक वस्तु व्यापारिक से होकर गुजरती है तो उसकी मूल्य में भिन्नता देखने को मिलता है। समझिए कि बाजार में अगर किसी चीज को हम खरीदते या बेचते हैं तो जहां बनता है वहां उनकी क्या रहता है, जो भाव है वो कम रहता है। बनता है फिर किसी दूसरे जगह पे जाता है तो किसी दूसरे जगह पे जाने के लिए कोई वाहन का प्रयोग किया जाता है, किसी भी प्रकार के क्या चीज का वाहन का प्रयोग किया जाता है। तो ये वाहन में क्या जलता है, पेट्रोल जलता है। वाहन में क्या जलता है, तेल जलेगा। तो तेल जलेगा तो इस जगह से वाहन को इस जगह आने में जो तेल जला और वो खर्चा को कहाँ जोड़ेगा, मूल्य मापने में कठिनाइयां हो जाती है। कब, जब इस खर्च को इस जगह पे जोड़ा जाता है। तो इस खर्च को तो जोड़ा गया तो जोड़ा ही गया, एक और साथ में क्या जोड़ दिया जाता है कि जो यहाँ की दुकानदार है उससे यहाँ की दुकानदार क्या कर लेते हैं, अधिक लाभ कमा लेते हैं। अधिक लाभ क्या कर लेते हैं, कमा लेते हैं। यानी कि वो अपना विक्रेता अपना मुनाफा के लिए रेट बढ़ा देता है। तो समझिए बच्चों, इसको देखिए बाजार में हम अक्सर देखते हैं कि एक वस्तु को कोई व्यापारिक से होकर गुजरती है तो उसकी मूल्य में भिन्नता आ जाती है। भिन्नता कहने का मतलब बदलाव आ जाता है और इसलिए ये मिलता है क्योंकि वस्तु एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में यातायात में खर्च, विज्ञापन में खर्च, प्रचार विक्रेता के मुनाफे की राशि और उसमें जुड़ जाती है। ऐसी ही स्थिति में विक्रय बिंदुओं को अलग अलग आंकड़ों से जुड़ने में राष्ट्रीय आय जो है भ्रामक संभावना उत्पन्न हो जाता है। उसमें सही से क्या होता है, सही से उनका रेट जो है एक्चुअली रेट पता नहीं चल पाता। यहाँ से 2 रुपया में अगर खर्च हुआ ट्रांसपोर्टन में और ये 6 रुपया अपने बेचते के समय अपना सामान की बढ़ा दिया, अपना मुनाफे को जोड़कर कितना 6 रुपया। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, चीनी उत्पादन के समय कारखानों में चीनी का मूल्य कम होती है। कारखानों में क्या होता है, चीनी का मूल्य कम होता है और वही थोक विक्रेता के पास जाता है तो उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। और जब वह पुनः खुदरा विक्रेता के साथ जाता है तो अत्यधिक बढ़ जाता है। यानी कारखानों में अगर चीनी का मूल्य 20 रुपया है तो थोक विक्रेता को उसको देंगे 30 रुपया। और ये थोक विक्रेता जो दुकानदार जो होलसेलर खोले हुए हैं, ये थोक विक्रेता क्या करते हैं, ये थोक विक्रेता क्या करते हैं कि बच्चों ये थोक विक्रेता हमको कैसे वर्तमान में चीनी, तो ये अपने मुनाफे को जोड़कर 40 से 48 रुपये वर्तमान में भी चीनी है तो 40 से 48 रुपये पर केजी कर देते हैं। चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हाईलाइट कर दिया गया है। तो आपसे ये प्रश्न कितना नंबर के पूछेगा, 5 नंबर के। क्या प्रश्न है, राष्ट्रीय आय गणना में होने वाली कठिनाई का वर्णन करें। पहला आंकड़ों एकत्र करने में, दूसरा दोहरी गणना की संभावना, तीसरा मूल्य मापने में कठिनाई, तो यातायात में खर्च होगा और व्यक्ति अपना मुनाफा जोड़ लेगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम समझेंगे राष्ट्रीय आय की धारणा। राष्ट्रीय आय की धारणा निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। पहला सकल घरेलू उत्पादन। पहला किससे, सकल घरेलू उत्पादन। किसी देश में एक किसी निश्चित वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन होता है उसे सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं, जिसे जीडीपी भी कहा जाता है। अब देखिए कुल सकल घरेलू उत्पादन क्या है, तो कुल राष्ट्रीय उत्पादन को पता लगाने के लिए सकल घरेलू उत्पादन में देशवासियों द्वारा उत्पादन सेवाओं को जोड़ दिया जाता तथा विदेशी वस्तुओं का मूल्य को घटा दिया जाता है। यानी क्या होता है कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन को पता लगाने के लिए सकल घरेलू उत्पादन में देशवासियों द्वारा विदेश में उत्पादित सेवाओं को जोड़ दिया जाता है। कि कोई भी अगर देशवासी है, भारत में देशवासी है तो वह विदेश में भी अपना व्यापार करते हैं। ऐसा ऐसा है जो विदेश में भी अपना व्यापार करते हैं, निश्चित रूप से करते हैं बच्चों। तो अपने देश में जो विदेश में व्यापार कर रहे हैं उसको भी जोड़ दिया गया, उनके उत्पादन और सेवाओं को जोड़ दिया गया और जोड़कर जो आय पता लगा उसे ही हम क्या कहते हैं, कुल सकल घरेलू उत्पादन। उसे क्या कहते हैं, कुल सकल घरेलू उत्पादन। कुल सकल घरेलू उत्पादन। तीसरा और लास्ट शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। देखिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन क्या होता है कि किसी आय को इकट्ठा करने में जो खर्च होता है, किसी भी आय को यानी किसी भी उत्पादन राष्ट्रीय उत्पादन को पता लगाने में जो खर्च होता है, वो जो खर्च होता है आय, खर्च क्या होता है, तो उस खर्च को उस राष्ट्रीय आय से, इस राष्ट्रीय आय से क्या कर लिया जाता है, राष्ट्रीय आय से उस खर्च को घटा दिया जाता है और जो आता है उसे ही कहते हैं, जो घटाने के बाद आता है उसे कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय, उसे क्या कहते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। उसे क्या कहते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन।
उत्पादन, उसे हम क्या कहते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। तो बच्चों यही दो प्रश्न हैं जो दीर्घ में इस चैप्टर से पूछा जाता है, इससे बाहर नहीं पूछा जाता है। तो आपको इस अध्याय यानी इकोनॉमिक्स का अध्याय दूसरा आज समाप्त हुआ, इकोनॉमिक्स का आज अध्याय दूसरा समाप्त हुआ। तो आपको इस चैनल पे लगातार वीडियो, शिवराज मल्होत्रा ऑफिशियल पे आपको लगातार वीडियो मिलती रहेगी। तो आप शिवराज मल्होत्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर तो जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो ये चैप्टर यहाँ हो गया डन। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द आपके लिए कम से कम 40 से 45 VVI ऑब्जेक्टिव लेके सोशल साइंस का, और उस ऑब्जेक्टिव को ऑनलाइन में पढ़ाया गया वेंचर ऑनलाइन क्लासेस पर। इस पे वेंचर ऑनलाइन क्लासेस पे आप YouTube पर सर्च करके देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।